हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है हेट्रोस्पोरी एंड सीड प्लांट। तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है? जो टेरिडोफाइट्स दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन टेरिडोफाइट्स को हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। और जो ये फिनोमेना होता है उसको हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। इसको प्री रिक्विसाइट स्टेज भी बोलते हैं सीड फॉर्मेशन का। प्री रिक्विसाइट स्टेज क्या, जो अगर सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके पहले हेट्रोस्पोरस होना कंडीशन होना ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है इनमें कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे इसमें दो टाइप, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप के होते हैं, मतलब वो सिंगल एपिडर्मल सेल से अराइज होते हैं। इनमें दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और जो मेगास्पोर रहते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ठीक, इसके बाद जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये बहुत सारे होते हैं नंबर में। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है तो ये बहुत सारे होते हैं। पर जो मेगास्पोर होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इनका साइज़ बहुत बड़ा रहता है। ठीक, इसके बाद और इनका साइज़ इसलिए बड़ा रहता है क्योंकि इनमें है ना बहुत हाई एडिक्वेट न्यूट्रिशन लगता है बनने में। अब जो मेगास्पोर जर्मिनेट होते हैं और वो फीमेल गैमेट बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और वो मेल गैमेट बनाते हैं। अब लाइफ साइकिल देखें हेट्रोस्पोरस की या फिर सेलेजिनेला प्लांट की, तो ये ऐसी होती है कि जो स्पोरोफाइट रहता है ये है ना 2n का रहता है, फिर ये मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, फिर यहाँ पे मियोसिस होता है, तो ये मेगास्पोरेंजियम जो मेगास्पोरेंजिया रहता है वो मेगास्पोर बनाता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है वो माइक्रोस्पोर बनाता है। फिर मेगास्पोर गैमेटोफाइट बनाता है और उसके बाद ये गैमेट बनते हैं, दोनों के मेल और फीमेल गैमेट, फिर इनका फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर वापस जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट बनता है। इसके बाद जो हेट्रोस्पोरी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो है होमोस्पोरस कंडीशन होती है वो प्रिमिटिव थी, मतलब होमोस्पोर थी पुराने टाइम पे, होमोस्पोर की कंडीशन आती थी जिससे धीरे धीरे हेट्रोस्पोरी आई, जिससे हेट्रोस्पोरी डिराइव हुई। ठीक, तो शुरुआत में प्रिमिटिव जो थी वो होमोस्पोर थी, उससे हेट्रोस्पोरी डिराइव हुई। जो ओरिजिन है हेट्रोस्पोरी का ये हम किन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, कौन से एविडेंसेस के बेसिस पे हम देखते हैं, जैसे पैलियोबॉटनी, डेवलपमेंटल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के ऊपर इन सब से हम हेट्रोस्पोरी को देखते हैं। तो पैलियोबॉटनी क्या, बॉटनिकल एविडेंसेस में ये देखा गया है जो हेट्रोस्पोरी कंडीशन है ये है ना लेटर बाद में सब्सिक्वेंटली, मतलब लेटर होता है, तो ये देखी गई लोअर मोस्ट अपर डेवोनियन में, मतलब 400 मिलियन ईयर्स के पहले जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये कंडीशन देखी गई थी। तो विलियमसन और स्कॉट इन्होंने ये कैलेमोस्टेचीज स्पीसीज़ में देखा जो हेट्रोस्पोरिक उनकी इनिशियल स्टेजेस को शुरुआती स्टेजेस में देखा गया। कैलेमोस्टेचीज में हेट्रोस्पोरी की कंडीशन देखी गई। हेट्रोस्पोरी की कौन सी कंडीशन? इनिशियल कंडीशंस देखी गई। कौन सी स्पीसीज़ में? कैलेमोस्टेचीज, बिन्नेयाना और केशियाना में। फिर स्टीवर के अकॉर्डिंग जो लेपिडोकार्पॉन है इसमें 4 स्पोर्स थे टोटल, जिसमें से जो 3 थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, और जो 4th वाला था मेगास्पोर वो एक्टिव था। फिर आर्नोल्ड के हिसाब से देखा गया कि जो स्पोरेंजिया है किसका? लेपिडोस्ट्रोबस बेंटोवुडेंथिस का। इनमें से सिर्फ एक मैच्योर मेगास्पोर है, बाकी जितने थे वो सब डिस्ट्रॉयड स्पोर्स थे, जिससे ये क्लियर हुआ कि जो हेट्रास्पोरेंजिया है वो कहाँ देखा गया? आर्कियॉन्स में देखा गया। और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? स्टंटेड ग्रोथ मतलब जिसकी ग्रोथ रुक जाती है उसको स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं, तो वो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ ऑफ सिर्फ कुछ स्पोर्स का स्पोरेंजिया में। ठीक, इसके बाद एविडेंसेस देखे गए डेवलपमेंटल स्टडीज़ में। तो जो डेवलपमेंट हुआ है माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया का, ये दोनों में पैटर्न तो दोनों का ही सेम है। ठीक, पर इनको हम अलग अलग कैसे बताते हैं? इनकी साइज़ के बेसिस पे हम उसको अलग अलग बताते हैं। जो मेगास्पोरेंजिया है जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल मदर सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पर बहुत से माइक्रोस्पोरेंजिया में कुछ मदर सेल्स रहती है वो और डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक, उसके बाद जो फिनोमेना हेट्रोस्पोरी का वो डिस्टिंक्ट होता है आइदर बिफोर या आफ्टर मियोसिस के पहले या बाद में वो डिस्टिंक्ट हो जाता है।
और जो सेलेजिनेला आइसोइएट्स है इसमें डिस्टिंक्ट होता है बिफोर मियोसिस, मियोसिस के पहले वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, पर मार्सिलिया, सेल्विनिया और एजोला में ये आफ्टर डिस्टिंक्ट होता है, मियोसिस के बाद होता है डिस्टिंक्ट। फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए, जो सेलेजिनेला और मार्सिलिया है ये बताते हैं कि इनके जो साइंटिस्ट है जियोबेल और शतक ने बोला कि जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हेट्रोस्पोरी के लिए। अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो हेट्रोस्पोरी होगी ही नहीं। इसके बाद अगर लाइट कम है, जैसे सनलाइट अगर बहुत कम है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होगी सेलेजिनेला में वो कम हो जाएगी, जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो साइज़ होगा माइक्रोस्पोर का स्पोरोकार्प के अंदर, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प के अंदर जो माइक्रोस्पोर का साइज़ रहेगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे हेट्रोस्पोरी का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो फिनोमेना जो हेट्रोस्पोरी इसमें इसकी ग्रेट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स देखते हैं। जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेट का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब मेगास्पोर इज स्टिल इन मेगास्पोरेंजियम, जब मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर है तब से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वैसे ही माइक्रोस्पोर्स में भी होता है, वो भी धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही करते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कहाँ से अपना नरिशमेंट कहाँ से लेता है, स्पोरोफाइट से अपना नरिशमेंट लेता है। तो मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है, जिससे एक बेटर स्टार्टिंग पॉइंट बनता है उनके डेवलपमेंट का, उनका डेवलपमेंट के नया न्यू एम्ब्रियो बनता है, जो और फिर एक इन ग्रीन प्रोथैलस रहता है जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक, इसके बाद हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसेंशियल है और एक कंप्लीट स्टेज है किसके लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए। अगर हेट्रोस्पोरी नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ये दोनों तो जो सीड फॉर्मेशन है वो हेट्रोस्पोरी पे डिपेंडेंट है। ठीक, अलॉन्ग विथ हेट्रोस्पोरी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई सीड प्लांट्स की, जो उनके एसेंशियल है फॉर द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट के ओरिजिन। फिर जो क्या होता है ये साइज़ में कम हो जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं उनकी साइज़ कम होती है, छोटे होते हैं, और इसमें एक अकरेंस ऑफ ओनली 1 मेगास्पोर, सिर्फ एक मेगास्पोर ही रहता है। माइक्रोस्पोर बहुत सारे रहते हैं पर मेगास्पोर एक रहता है। किसके अंदर रहता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर या न्यूसिलस के अंदर। उसके बाद एक एडिशनल कवर डेवलप होता है किसके अराउंड, स्पोरेंजियम के अराउंड, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहता है लाइफ लॉन्ग, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। फिर प्रॉपर डेवलपमेंट होता है हेड का, मेगास्पोरेंजियम के हेड का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, प्रॉपर होता है, जिससे वो पॉलन ग्रेन्स और दूसरे छोटे छोटे स्पोर्स को कैप्चर कर सके। फिर उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भी लगता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। फिर आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब अपन यहाँ पे हमारा हेट्रोस्पोरी का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अपने नए टॉपिक पे सीड प्लांट को देखते हैं। तो सीड प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, आइदर नेकेड और आइदर इनसाइड द फ्रूट। तो जो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, और जो फ्रूट के इनसाइड रहता है सीड उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स रहते हैं इनको कलेक्टिवली इन दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं, सीड प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको सीड प्लांट, क्योंकि वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो पूरी डेवलप्ड रहती है, उनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड रहती है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। ये एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं, हर्बेशियस हो सकते हैं, वुडी हो सकते हैं। इनमें इनका वास्कुलर सिस्टम डेवलप्ड होता है जो जाइलम और फ्लोएम से मिलके बनता है। अगर वेसल्स एब्सेंट रहते हैं जाइलम में और कंपेनियल सेल्स एब्सेंट रहते हैं फ्लोएम में तो वो जिम्नोस्पर्म्स में होता है, पर वेसल्स और कंपेनियन सेल्स दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं तो वो एंजियोस्पर्म्स में होता है। जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रहते हैं वो यूनिसेक्सुअल कोन्स के फॉर्म में रहते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स में रहता है वो एक फ्लावर के फॉर्म में रहता है, वेल डेवलप्ड फ्लावर के फॉर्म में। जो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स रहते हैं वो भी फॉर्मेशन होता है उधर। फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल्स के अंदर,
इनमें पॉलिनेशन होता है थ्रू विंड, इंसेक्ट्स, वाटर्स और बर्ड्स के थ्रू। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है कुछ प्लांट्स में, जैसे एंजियोस्पर्म्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। और वो अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज भी फॉर्म मिल जाते हैं सीड के अंदर तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और जो सीड प्लांट्स रहते हैं वो ज़्यादातर हेट्रोस्पोरस रहते हैं, क्योंकि जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों होते हैं। तो इधर मेगास्पोर आएगा, ये माइक्रोस्पोर लिख दिया, तो एक माइक्रो होता है पोलन ग्रेन और मेगास्पोर रहता है एग। फिर जो एग और एम्ब्रियो सेफ रहता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। सीड कब फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड और फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है। सीड्स अगर नेकेड होते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स, और अगर फ्रूट के अंदर सेफ रहते हैं तो एंजियोस्पर्म्स। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सीड प्लांट का तो एंडोस्पर्म बनता है, जो या तो हैप्लॉइड होगा या तो डिप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगा तो जिम्नोस्पर्म, डिप्लॉइड होगा तो एंजियोस्पर्म्स, जो काय के लिए यूज़ होते हैं, नरिश करने के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिश करने के लिए, उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए वो होता है एंडोस्पर्म। ठीक, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट। अब ओरिजिन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल एंड सीड। तो जब डिस्कवरी हुई टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल तो उसका नाम क्या रखा गया, लेगेनोस्टोमा लोमेक्सी। किसने रखा, ओलिवर और स्कॉट ने। क्या एक्सप्लेन करने के लिए ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स और सीड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, हर साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, पर कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे बेंसन की बताइए 1940 की। 1940 में उसने बोला था कि जो टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल है ये एक सिनेंजियम है एक्चुअली में, जिसमें मेगास्पोर है परमानेंटली प्रेजेंट है, सेंट्रल स्पोरेंजिया के बीच में एक प्रेजेंट है। ठीक, एंड द रिंग्स ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट अराउंड इट, और स्पोरेंजिया के रिंग्स प्रेजेंट है उसके आसपास, जो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद वो स्टेराइल हो जाती है और एक इंटेग्यूमेंट बना दी है, एक कवरिंग बना देती है उसके आसपास। फिर वॉल्टन ने अब उसकी थ्योरी को सपोर्ट किया और उसको ये व्यू दिया कि जो एलिमेंट्स जो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल स्पोरेंजिया को, जो एलिमेंट्स सेंट्रल स्पोरेंजिया को सराउंड कर रहे हैं वो एक्चुअली में स्टेराइल टिलोम्स है। क्या है वो, स्टेराइल टिलोम्स है, या तो वो अंदर का पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है किसका, कॉमन ब्रांचेस का अंदर का पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है। फिर आता है न्यूसिलर मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट। ये किसने दिया था, एंड्रयू ने दिया था। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लेगिनोस्टोमेलियम है इंटेग्यूमेंट, वो ओरिजिनेट हो रही है किसके लिए, वास्कुलराइजेशन के लिए ऑफ न्यूसिलर और स्पोरेंजियल वॉल्स के लिए, और जो किस में भी हेल्प कर रही है, ग्रोथ और डिवीजन में भी हेल्प कर रही है ओव्यूल के। फिर एंड्रयू ने प्रेजेंट किया उसकी थ्योरी से, उसमें और उसने फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई फॉन्स मेगास्पोरेंजियम की। उन्होंने बोला ये द बाउंड पार्ट ऑफ इट्स मेगास्पोरेंजियम इज वास्कुलराइज्ड। जो बाउंड पार्ट है मेगास्पोरेंजियम का वो वास्कुलराइज्ड है, उसमें एक छोटा होल प्रेजेंट है अंदर एंटीरियर पोर्शन में, एंटीरियर पार्ट में मेगास्पोरेंजियम के, और एंटीरियर पार्ट जो है वो शार्प है। फिर मोर देन हाफ ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द स्पोरेंजियम इज स्टेराइल एंड इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। जो आधे से ज़्यादा पार्ट है, बेसल पार्ट है, उसमें वो स्टेराइल है स्पोरेंजियम का, और उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद देखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू एंड्रयू the above mentioned characteristics of megasporangium to the hoods present an important stage in the origin of seed habit. तो according to him the ovule and seed habit originated in the following stage. अब उसने और भी स्टेजेस बताई। तो वो पहली स्टेजेस क्या थी, जो फर्स्ट द नंबर ऑफ मेगास्पोर्स इन द मेगास्पोरेंजियम इन डिक्रीज टू 1। जो मेगास्पोर्स हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर वो कम होते गए, कब तक कम होते गए, जब तक वो एक नहीं हुआ, आखिरी में एक नहीं बचा। फिर जो धीरे धीरे मेगास्पोर का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, फिर वो फंक्शनल लार्ज मेगास्पोर है वो कहाँ माइग्रेट हुआ, अपनी जगह उसने बदली कहाँ तक आया, वो बेसल पार्ट तक आया मेगास्पोरेंजियम के। फिर जो वास्कुलराइजेशन ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल एंड द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सच पार्ट्स ऑफ बाउंडेड अकर्ड एज अ रिजल्ट।
फिर ये क्या हुआ, जो स्पोरेंजियल वॉल के वास्कुलराइजेशन और ग्रोथ और डिवीजन है ये सब बाउंड हो गया, और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इट स्प्लिट्स। फिर वो जब बाउंड हुआ, फिर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो एक और एक से ज़्यादा ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया, और वो धीरे धीरे करके मेगास्पोरेंजियम से सराउंड हो गया। फिर वहाँ पे धीरे से चेंजेस आए स्पोरेंजियम की वॉल में, और उसको जो उसके अंदर के इंटीरियर पार्ट में भी चेंजेस आए, जिसको उसने क्या नाम दिया, ट्रिगोनोकार्पेलियन ओव्यूल। फिर ये जो ट्रिगोनोकार्पेलियन ओव्यूल, ये एक सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है वास्कुलराइज न्यूक्लियस जैसा, ठीक। फिर ये जो लेगेनोस्टोमेलियन टाइप होता है ओव्यूल का, ये डेवलप हो गया। फिर ये अबव जो ये पूरी थ्योरी थी, इसमें इसने लेगेनोस्टोमेलियन और ट्रिगोनोकार्पेलियन टेग्यूमेंट को इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया। फिर एंड्रयू ने फिर से इस थ्योरी को और डिटेल में बताया 1963 में, और इन्होंने उसमें ये भी बताया कि इंटेग्यूमेंट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, टिलोम सिस्टम, फ्रॉम टिलोम सिस्टम। अब टिलोम सिस्टम क्या होता है अपन वो देखेंगे, टिलोम कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ, लॉन्ग, एंड्रयू, जो ओरिजिन है टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल और सीड का, अब ये बताया है। हेड्सिया कोरम्बोसा और स्टोरोट्रिस बर्न्स्टिस लैंडिका लाइक टर्मिनल मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट इन हुड इन विच आर सराउंडेड बाय फर्टाइल एंड स्टेराइल टेलोम्स, जो किससे सराउंड है, फर्टाइल और स्टेराइल टेलोम से। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टेरिडोस्पर्मिक ओव्यूल्स है और सीड्स हैं, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, मेगास्पोरेंजियम ऑफ द फॉन इन द फॉलोइंग स्टेजेस। अब इसमें बहुत सारे स्टेजेस है कि जो नंबर ऑफ मेगास्पोर है ये पहले डिक्रीज हो गया, फिर जो ऊपर का पार्ट है मेगास्पोरेंजियम का वो इंक्रीज हो गया लेंथ में, और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया टू होल्ड द पॉलन ग्रेन्स को होल्ड करने के लिए। फिर इंटेग्यूमेंट इवॉल्व हुई, जिसका रिजल्ट ये आया कि चेंजेस आए स्टेराइल टेलोम्स में, जो किसके अराउंड प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम के अराउंड प्रेजेंट है। फिर पार्शियल फ्यूजन हुआ किसका, स्टेराइल टेलोमियर्स का, और किसके अराउंड, मेगास्पोरेंजियम के अराउंड, जिसका रिजल्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्यूप्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे डेवलप हुआ क्यूप्यूल जैसा स्ट्रक्चर जो इनिशियली इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियस के। फिर धीरे से वो अटैच हो गया बेसल पार्ट से, लोब ऑफ द लोब्ड इंटेग्यूमेंट। फिर ओव्यूल वॉज अगेन सराउंडेड बाय स्टेराइल टेलोम्स। फिर ओव्यूल जो था वो फिर से सराउंड हो गया स्टेराइल टेलोम से, ड्यू टू अब इन सब के ज्वाइनिंग हो गए, इन सब जो ज्वाइनिंग हुआ इससे क्या हुआ, बॉन्डेड टोलोमास बन गया। फिर यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई कि जो जेनोस्पर्मेट्स कॉर्टिका है, इसमें 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, किसके इनसाइड, क्यूप्यूल के इनसाइड, जिससे इन ईच ऑफ इट्स बाउंड ऑफ अ क्यूप्यूल लाइक शीट, जो हर किस से बाउंड था, क्यूप्यूल जैसी शीट से बाउंड था, जो इंडिपेंडेंट है, बॉडी से अलग है, इंडिपेंडेंट है। इंटेग्यूमेंट जॉइंट विद न्यूक्लियस, जो इंटेग्यूमेंट से न्यूक्लियस से जॉइंट है, जो इस कंडीशन को, दिस कंडीशन वाज ऑब्जर्व्ड इन कैलेथोस्पर्मम स्कॉटिकम। जो ये वाली कंडीशन किस में देखी गई, कैलेथोस्पर्मम स्कॉटिकम में देखी गई। फिर धीरे से देखा गया कि ये जो एक्सटेंड लोब्स ख़त्म हो गए, एक्सटेंड हो गए, और जो उनके फ्रंटल नंबर ऑफ जो फ्रंटल लोब्स थे इतने सारे वो भी कम हो गए। फिर वो धीरे से एक सिंपल इंटेग्यूमेंट बन गया। फिर अब इन इंटेग्यूमेंट्स का इंटरकनेक्शन हुआ तो माइक्रोपाइल डेवलप हुआ, ड्यू टू विच द वर्क ऑफ कैचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन वॉज डन, जिससे क्या होता था, पॉलन ग्रेन्स को पकड़ने का काम होता था, थ्रू द ओव्यूल इनसाइड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू, जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उसके थ्रू। फिर जो बहुत सारे लोब्स थे क्यूप्यूल में और इंटेग्यूमेंट से वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए। फिर इस प्रोसेस को किस में देखा गया, ट्रिगोनोकार्पेलियन ओव्यूल्स में। उसके बाद आखिरी में देखा गया इंटेग्यूमेंट जो थे वो दोनों ज्वाइन हो गए, जिससे ये रिजल्ट आया। Result all above mentioned processes in various successive steps, ovules and seeds were produced by the megasporangium of the fern. जो ovules और seeds से किससे प्रोड्यूस हुए, मेगास्पोरेंजियम से, फॉर्न के। फिर जो टेलोम थ्योरी को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन दिया गया, और ये एज मोस्ट ऑफ द अवेलेबल फॉसिल रिकॉर्ड्स कन्फर्म दिस थ्योरी, और बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स में ये थ्योरी को कन्फर्म किया गया। ठीक, अब इसका आप डायग्राम देख लो। ठीक है, ये बहुत सारे थे, धीरे धीरे करके ये
देखो धीरे धीरे करके ये सब वो हो गए, फ्यूज्ड हो गए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।